राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी का रेनबो का अंतिम पाठ, जो आपके पाठ्यक्रम में जो अभी अभी संशोधित हुआ है, उस संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपके ये 15वां पाठ जो पोइट्री का रखा गया है। पोइट्रीज में से 2 पोइट्री जो है वो आपके हटा दी गई और बाकी ये जो 3 कविताएं हैं वो आपके रखी गई है। एक तो नोबल नेचर, एक खौफ और एक है द 7 एजेस ऑफ मैन। तो ये 3 जो कविताएं हैं वो आपके पाठ्यक्रम में अभी भी रखी गई है और संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे द 7 एजेस ऑफ मैन, मानव की 7 अवस्थाएं, मानव की 7 अवस्थाएं। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस कविता में आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम। और इस कविता से कौन कौन से जो मुख्य प्रश्न है वो प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके लिए WG यानी व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है इन नंबरों पे 9610208295 पर, जहां पर आप इसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर आप मेरे इन व्हाट्सएप नंबर्स पे आप अवश्य भेजेंगे। ट्राई करेंगे कि आप कैसे याद कर रहे हैं। तो आप आज हम एक तो इसका सेंट्रल आइडिया जब हम पढ़ेंगे तो सेंट्रल आइडिया का मतलब है कि उस पार्ट में से सारे के सारे प्रश्न है वो हल हो जाएंगे। इसकी 7 जो अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाओं के बारे में संक्षेप में, बहुत ही स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट संक्षेप में बताया गया है। आप उस सेंट्रल आइडिया को यदि याद कर लेते हैं तो इसमें से जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आप इजीली हल कर सकेंगे। इतना ध्यान रख करके आपके लिए सेंट्रल आइडिया बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम पढ़ेंगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रत्येक पैरा जो है जिसे एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करते समय अपने सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को हल करने का हम प्रयास करेंगे, हल करेंगे। और हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए, तो क्यों नहीं हमें इन प्रश्नों को भी याद कर लें। और ये जो कविता है वो आपके आएगी पद्य के रूप में, उसमें से 3 या 4 प्रश्न भी आएंगे और उन 3-4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। यानी जो भी है, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, तो गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश में से तो आपके वो पाठ में से आ जाता है और पद्यांश में से एक कविता में से आता है। तो ये 3 ही कविताएं शेष रह गई है और इन तीनों कविताओं में से एक कविता में से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए हम चलते हैं कविता की तरफ और कविता को समझते हैं। देखिए, इसमें द 7 एजेस ऑफ मैन, सबसे पहले हम इस कविता के जो कठिन वर्ड्स हैं, जो हमारे लिए थोड़े कठिन लगते हैं वर्ड्स, यानी संसार का स्टेज, स्टेज का अर्थ होता है रंगमंच। इनके जब आप अर्थ जान जाएंगे तो अर्थ जानते ही आपके दिमाग में आ जाएगा ये क्या है, रंगमंच। एंड ऑल द मैन एंड वीमन मियरली, मियरली का अर्थ होता है केवल, मात्र, केवल या मात्र, और प्लेयर्स का अर्थ होता है पात्र। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, प्रवेश और गमन, प्रवेश करते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इज टाइम प्लेज, प्लेज यानी खेलता है, मैनी पार्ट्स, पार्ट्स यानी यहां पर अर्थ है भूमिकाएं, जिसको हम रोल भी कह सकते हैं। He acts being 7 ages, first infant, infant का अर्थ होता है शिशु, बालक, छोटा बालक। म्यूलिंग एंड पकिंग, म्यूलिंग एंड पकिंग का अर्थ, म्यूलिंग यानी रोते हुए और पकिंग का अर्थ होता है, यहां पर प्यूकिंग का अर्थ होता है उल्टी करते हुए, उल्टियां करते हुए या वमन करते हुए। नर्स, नर्स का अर्थ होता है दवाई।
आर्म्स यानी उसकी गोद में या भुजाओं में। देन विनिंग, और विनिंग का अर्थ क्या होता है? देखिए, विनिंग का अर्थ होता है आपके शिकायतें करते हुए। क्या अर्थ होता है? शिकायतें करते हुए। स्कूल बॉय यानी विद्यार्थी, और शेचल यानी बस्ता या थैला। ये तो इसके अर्थ हो गए। अब हम इसको जान लेते हैं कि ये एक जो पोयम है वो क्या कहती है। देखिए, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। संपूर्ण संसार एक रंगमंच है, संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेस, और सारे मनुष्य यानी पुरुष और स्त्रियां केवल मात्र इसके पात्र हैं, अर्थात इसमें खेलने वाले खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। उनका, दे का मतलब मैन एंड वुमेन, उनका इस रंगमंच पर गमन होता है और प्रवेश होता है। यानी उनका इस रंगमंच में, अर्थात इस संसार रूपी जो ये स्टेज है, रंगमंच है, इस पर व्यक्ति आता है और चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स, और एक आदमी को अपने समय में कई भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है। वन मैन, एक आदमी, इन हिज टाइम, अपने समय में, प्लेस मेनी पार्ट्स, अर्थात विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है। अर्थात एक आदमी जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कौन कौन सी भूमिकाएं उसे अदा करनी पड़ती है, कौन कौन सी भूमिकाएं उसे खेलनी पड़ती है, निभानी पड़ती है, उनके बारे में वो बताता है कि हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उनका ये कार्य 7 भूमिकाओं में बांटा गया है। अर्थात 7 अवस्थाएं आदमी की होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 7 अवस्थाएं होती है, 7 एजेस। एट फर्स्ट द इन्फेंट, और सबसे पहले, सर्वप्रथम क्या होती है? शिशु की अवस्था होती है। सबसे पहले व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह एक शिशु होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्स आर्म्स, और वह जब बालक होता है, शिशु होता है, तो शेषवावस्था में वह अपनी धाय मां की गोद में रोते हुए उल्टियां भी करता है, अर्थात वह धाय मां के अधीन होता है। जब बालक होता है तो वह धाय मां के अधीन होता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, और जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह एक विद्यार्थी की भूमिका निभाता है। पहले शिशु बना, उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो वह एक स्कूल बॉय के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, और वह अपना जो छोटा बस्ता होता है वह बस्ता लेकर के स्कूल जाता है। तो इस यहां पर कहने का अर्थ क्या है कि ये जो संपूर्ण संसार है, शेक्सपियर की लिखी हुई ये जो कविता है, शेक्सपियर क्या कहता है कि ये संपूर्ण संसार एक रंगमंच के समान है, और इस रंगमंच में व्यक्ति एक प्लेयर की भूमिका निभाता है। अर्थात व्यक्ति जो है वो विभिन्न प्रकार के पात्रों की, जिस प्रकार पात्र बदलते रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को अदा करके और चला जाता है, और वह अपने मानव जीवन में, इस संसार में, इस रंगमंच पर आता है। और वो क्या करता है? इस रंगमंच में सबसे पहले शिशु की भूमिका निभाता है। जब वो शिशु होता है तो वह अपनी धाय मां के अधीन होता है, अर्थात धाय मां के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। म्यूलिंग और प्यूकिंग, अर्थात उसकी गोद में वह रोते हुए और उल्टियां भी करता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वह विद्यार्थी के रूप में सामने आता है और एक बस्ता लेकर विद्यालय की तरफ गमन करता है। देखिए अगला पैरा, देखिए इसमें से थोड़े से जो मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। शाइनिंग मॉर्निंग, अर्थात देदीप्यमान या चमकता हुआ। क्या अर्थ है इसका? चमकता हुआ। फेस यानी चेहरा। क्रीपिंग का अर्थ होता है वैसे रेंगते हुए, और इसको हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे। लाइक ए स्नेल का अर्थ होता है घोंगा, और घोंगा एक ऐसा जंतु है जो बहुत ही धीरे चलने के लिए प्रसिद्ध है। अनविलिंगली का अर्थ होता है अनिच्छा से, अनिच्छा पूर्वक। टू स्कूल एंड देन ए लवर का अर्थ होता है प्रेमी। लवर का अर्थ क्या है? प्रेमी। साइंग का अर्थ होता है आहें भरते
भरते हुए, लाइक फर्नेस, फर्नेस का अर्थ होता है भट्टी, जिस प्रकार गर्म भट्टी में से जो गर्मी निकलती है। विद वोफुल, वोफुल बैलेड का अर्थ होता है विरह गीत, विरह गीत या दर्द भरे नगमे, दर्द भरे गीत या दर्द भरे नगमे। मेट विद मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी प्रेमिका, आईब्रो यानी वो है। देन ए सोल्जर, सोल्जर का अर्थ होता है एक सैनिक के रूप में। फुल ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज वर्ड का अर्थ होता है अब शब्दों का प्रयोग करना, अजीब शब्दों का प्रयोग करना, अजीब शब्दों का प्रयोग करना। एंड बियर्ड, दाढ़ी वाला, बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी बढ़ाए हुए। लाइक द पियर पार्ट, यहां पर पेड़ का अर्थ ये पूरा है लेपर्ड, और लेपर्ड का अर्थ होता है तेंदुआ, तेंदुआ यानी तेंदुए के समान। जिलस, जिलस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। और ओनर, ओनर का अर्थ होता है सम्मान, ओनर का क्या अर्थ होता है सम्मान, सम्मान। सडन एंड क्विक इन क्वारेल, लड़ने झगड़ने को एकदम तैयार, सडन एंड क्विक, लड़ने झगड़ने को एकदम तैयार। सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, क्या अर्थ होता है ढूंढना। और बब्बल रेपुटेशन, बब्बल रेपुटेशन का अर्थ होता है क्षणिक खुशी, यानी बब्बल रेपुटेशन का अर्थ होता है क्षणिक प्रतिष्ठा या क्षणिक सम्मान, क्या अर्थ होता है क्षणिक। बब्बल का वैसे अर्थ जानते हो आप, बुलबुला होता है। बुलबुला जब पानी में उठता है तो उसे जैसे एक सेकंड में उठता है, दूसरे सेकंड समाप्त हो जाता है। तो बब्बल रेपुटेशन का अर्थ है थोड़ी सी क्षणिक खुशी के लिए। इवन इन द कैनन, कैनन का अर्थ होता है तोप, बड़ी बंदूक। एंड जस्टिस, जस्टिस का अर्थ होता है यहां पर न्यायाधीश, जस्टिस का अर्थ होता है न्यायाधीश। इन फैक्ट राउंड बेली, राउंड बेली का होता है यानी तोंद वाला पेट, तोंद वाला पेट। ए गुड केपोन लाइन, यह इस पूरी लाइन का है कि एक प्रथा जिसमें न्यायाधीशों को दी जाने वाली रिश्वत की बात है यहां पर, और रिश्वत में क्या दिए जाते थे, उन्हें मुर्गे दिए जाते थे। एंड विद आई स्फीयर, स्फीयर का अर्थ होता है कठोर दृष्टि, आई स्फीयर यानी कठोर दृष्टि। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यानी एक विचित्र आकृति में कटी हुई उनकी दाढ़ी। ये तो इनका अर्थ हुआ। अब देखिए अपन ने अभी पढ़ा, अपन पढ़ रहे हैं कि सेकंड जो स्टेज पढ़ रहे हैं, और सेकंड स्टेज किसकी है, सेकंड स्टेज में वह बालक होता है स्कूल बॉय की। अब स्कूल बॉय के रूप में वो क्या पढ़ता है, स्कूल बॉय के रूप में वह अर्थात छोटा बस्ता उसके हाथ में होता है और स्कूल जाने को तैयार होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, और धीरे धीरे जब वो चलता है अपना थैला लिए हुए तो उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था, देदीप्यमान चेहरा होता है। लेकिन वो चलता कैसे है, लाइक स्नेल, लेकिन वे घोंघा की तरह धीरे धीरे अनविलिंगली टू स्कूल, और अनचाहे मन से स्कूल जाता है। बच्चा जब स्कूल जाने की सोचता है तो वह बिना मन से, बच्चे का दिल होता है वो खेलने के लिए होता है, और वो खेलने जाने की वजह से, जब हम इसको लिखेंगे अभी थोड़ी देर में हम इसको पूरा लिख करके और समझ लेंगे। पहले हमें इसका अर्थ जान लेते हैं कि क्या है। लाइक स्नेल अर्थात घोंघा की तरह वह अनचाहे मन से स्कूल जाता है। और फिर जो तीसरी अवस्था आती है, तीसरी अवस्था आती है एंड द लवर, और तीसरी अवस्था में वह व्यक्ति एक प्रेमी बन जाता है, बड़ा होता है तो प्रेमी बन जाता है। शाइन लाइक फर्नेस, और वह विद वॉफुल बैलेट्स मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अर्थात वह विरह में भट्टी की तरह आहें भरता है। जिस प्रकार भट्टी से गर्म जल निकलती है, गर्मी निकलती है, उसी प्रकार वह भी अकेलेपन में आहें भरता है। एंड विद ऑफुल बैलेट्स, और वॉफुल का अर्थ होता है विरह गीत, वह अपनी प्रेमिका के बोहों की, प्रेमिका के आंखों के बोहों की प्रशंसा में वह विरह गीत भी लिख डालता है। यहां तक वो तीसरी अवस्था हो गई। चौथी अवस्था देन ए सोल्जर, चौथी अवस्था में वह एक सैनिक बन जाता है। चौथी अवस्था में क्या बन जाता है, एक सैनिक बन जाता है, और वो सैनिक बन जाता अर्थात थोड़ा समझदार हो जाता है, अधेड़ हो जाता है। तो फुल ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स,
और वह अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। एंड बियर्ड लाइक लेपर्ड, और वह दाढ़ी में एक तेंदुए के समान लगता है, अर्थात हर दृष्टि से वह अपना ख्याल रखता है। एंड जीलस इन ऑनर, और उस समय वह सम्मान पाने के लिए ईर्ष्यालु बन जाता है, हर समय अपना सम्मान नहीं खोना चाहता। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और हर समय सम्मान प्राप्त करने के लिए वह लड़ने झगड़ने को भी तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, अर्थात एक क्षणिक खुशी प्राप्त करने के लिए भी वह एकदम लड़ने झगड़ने को तैयार होता है। ध्यान से देखिएगा, इवन इन द कैनन्स माउथ, और यहां तक कि वह उस रेपुटेशन के लिए, बबल रेपुटेशन के लिए, क्षणिक खुशी के लिए अपने जीवन में कोई भी रिस्क ले लेता है, अर्थात किसी भी प्रकार की जो आफत होती है वह भी ले लेता है, अर्थात अपना मुंह है वो तोप में भी डाल देता है। तोप में मुंह डालने का अर्थ होता है कि वह विभिन्न अर्थात अनचाही जो बला है वो भी मोल ले लेता है। एंड देन जस्टिस, और अब पांचवी अवस्था जो होती है वह एक न्यायाधीश बन जाता है, अर्थात न्याय करने वाला बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली, अब इस समय उसका गोल गोल पेट और लंबी तोंद वाला पेट हो जाता है, और जिसमें वह लोग उसे अपना न्याय अपनी तरफ या पक्षपात करवाने के लिए लोग उसे मुर्गे का उपहार भी देते हैं, अर्थात उसे रिश्वत दी जाती है। और इस समय विद आईज स्फीयर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जब वो न्यायाधीश के रूप में पांचवी अवस्था में होता है तो वह व्यक्ति बहुत ही कठोर दृष्टि वाला हो जाता है, और उसकी एक दाढ़ी की जो आकृति है वो भी एक विचित्र प्रकार की होती है। यानी पांचवी जो अवस्था है इसको आप एक बार थोड़ा सा और देख लें। पांचवी अवस्था में व्यक्ति एक न्यायाधीश बन जाता है। उसका जो शारीरिक गठन से वो ऐसे लगता है कि वो जीवन में काफी सेटिस्फाइड भी हो जाता है, न्यायाधीश बन करके सेटिस्फाइड भी होता है, और वो काफी हासिल भी कर चुका होता है, और उसका बड़ा पेट हो जाता है, यानी लंबी तौंद हो जाती है उसकी, और रिश्वत खा खा करके वो मोटा हो जाता है। न्याय करने में अपनी कठोरता जताने के लिए वे कठोर दृष्टि भी धारण कर लेता है। देखिए ये ना, विद आईज स्फीयर, यानी कठोर दृष्टि धारण कर लेता है, और हम जानते हैं कि उसका जो न्याय है वो तो पक्षपात पूर्ण होता ही है। इस प्रकार उसकी दाढ़ी समय के फैशन और पद के हिसाब से विशेष प्रकार से कटी हुई थी। बियर्ड फॉर्मल कट, अर्थात एक विशेष प्रकार के कट लिए हुए उनकी दाढ़ी होती है। आगे देखिए, फुल ऑफ वाइज शॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वह अब क्या करता है कि बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहता है और बुद्धिमत्तापूर्ण उदाहरण है वो देने शुरू कर देता है। जहां कहीं भी बात होती है, कथन होता है, तो उस कथन में बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थात एक पकी हुई बातें कहना शुरू कर देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वह अपने इस पार्ट को खेलता है, अर्थात न्यायाधीश बनकर के वह खेलता है। द सिक्स्थ एज, अब छठी अवस्था, सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। अब देखिए ये छठी जो अवस्था होती है, छठी अवस्था थोड़ी ध्यान देने योग्य है। तो अब देखिए स्लीपर्ड पेंटालून, पेंटालून का अर्थ होता है मजाकिया या विदूषक या मस्खरा, विदूषक, और स्लीपर्ड यानी चप्पलें पहने हुए, चप्पल पहने हुए। स्पेक्टेकल्स का अर्थ होता है चश्मा, क्या अर्थ होता है? चश्मा। और द नोज, पाउच, पाउच का अर्थ होता है थैली, थैली। वैसे यहां पर पाउच ऑन साइड का अर्थ होता है आंखों के नीचे, जो आंखों के नीचे जैसे जो मांस लटक जाता है बुढ़ापे में, उसे कहते हैं पाउच ऑन साइड, अर्थात साइड में जो है आंखों के नीचे थैलीनुमा मांस लटक जाता है। इन यूथफुल, यूथफुल का अर्थ होता है युवा अवस्था में, युवा अवस्था में। होश, होश का अर्थ होता है यहां पर मोजे, क्या अर्थ होता है? मोजे। वेल सेव्ड का अर्थ होता है संभाल कर रखे हुए। और वर्ल्ड टू वाइड अर्थात ढीले हो गए, क्या अर्थ हो गए? वर्ल्ड टू वाइड, ढीले हो गए। और ही श्रंक शैंक, श्रंक का अर्थ होता है यहां सिकुड़ना, क्या अर्थ होता है? सिकुड़ना। शैंक यानी पिंडलियां या टांगे, टांग। एंड बिग मैनली वॉइस, बिग मैनली वॉइस का अर्थ होता है पतली आवाज,
पतली आवाज या कमजोर आवाज। टर्निंग अगेंस्ट टुवर्ड्स चाइल्डिश टेरिबल पाइप्स, चाइल्डिश का अर्थ होता है बचपन जैसी, टेरिबल पाइप्स यानी कमजोर पतली आवाज। एंड विशल्स, विशल्स का अर्थ होता है सीटी, क्या अर्थ होता है? सीटी बजना इन इस ध्वनि में। एंड लास्ट सीन, लास्ट सीन का अर्थ होता है अंतिम दृश्य, क्या अर्थ होता है? अंतिम दृश्य। That ends to his this strange eventful history, eventful अर्थात महत्वपूर्ण इतिहास, महत्वपूर्ण इतिहास। इन सेकंड चाइल्डनेस का अर्थ होता है, सेकंड चाइल्डनेस का क्या अर्थ होता है? सेकंड चाइल्डनेस का अर्थ होता है दूसरा बचपन, क्या अर्थ हुआ इसका? दूसरा बचपन, दूसरा बचपन। एंड मियर ओब्लिवियन, मियर ओब्लिवियन का अर्थ है भूल जाना, पूर्ण विस्मृति, अर्थात पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना, भूलना शुरू कर देना। सेंस, सेंस का अर्थ है वंचित या के बिना। अब क्या होता है? टीथ एंड दांत, आइज यानी आंखें, टेस्ट यानी स्वाद, और एवरीथिंग यानी हर चीज। अब देखिए अब क्या होता है, यहां तक हम पढ़ रहे थे कि छठी अवस्था में वह व्यक्ति एक चप्पलें पहने हुए और एक विदूषक की तरह कुरूप हो जाता है, जिसके नाक पर चश्मा होता है और आंखों की तरफ उसकी जो थैलीनुमा मांस लटक जाता है। हिज यूथफुल हॉर्स, और जवानी में जो संभाल कर रखे हुए उनके मोजे थे, ए वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड टू वाइड, वो भी ढीले हो जाते हैं। अर्थात जवानी में जो मोजे थे वो मोजे क्या है कि अब ढीले हो गए, क्योंकि नाउ ही इज वीक, वो कमजोर हो गया है। फॉर इज श्रंक शैंक, अर्थात उसकी टांगे हैं वो सिकुड़ जाने के कारण। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और उसकी आवाज जो है वो कमजोर हो जाती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश टेरिबल पाइप्स, और यहां से वह एक पुनः बचपन की तरफ बढ़ने लग जाता है, अर्थात बचपने जैसा हो जाता है। एंड विशल्स इन इज साउंड, और उसकी ध्वनि में सीटी सी बजने लगती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सबसे अंतिम जो अवस्था होती है, सातवीं अवस्था जो होती है, दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो उसके महत्वपूर्ण इतिहास को भी धूमिल कर देती है। महत्वपूर्ण जो इतिहास होता है वो भी वो भूल जाता है इन सेकंड चाइल्डनेस। और ये अंतिम अवस्था जो बुढ़ापे की अवस्था होती है, इसे एक दूसरा बचपन कहा गया है, जिसमें मियर ऑब्लिवियन, वह पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाता है। और बुढ़ापे में व्यक्ति के दांत नहीं होते हैं, उसकी आंखें चली जाती है, उसका स्वाद चला जाता है, अर्थात जीवन की संपूर्ण खुशियां हैं वो चली जाती है, जीवन की संपूर्ण खुशियां चली जाती है। अब देखिए ये 7 अवस्थाएं थी और 7 अवस्थाओं को हमने पढ़ा। देखिए हमें ये जो 7 अवस्थाएं हैं वो 7 अवस्थाएं हमें कैसे याद रखनी है। सबसे पहले आप देखिए पहली अवस्था जिसको हम फर्स्ट अवस्था कहेंगे। फर्स्ट अवस्था क्या होती है? इन्फेंट की होती है, अर्थात वह एक बालक होता है। और दूसरी जो अवस्था होती है वो उसके लिए स्कूल बॉय की हो जाती है। और तीसरी जो अवस्था होती है वो एक लवर बन जाता है। चौथी अवस्था में वह एक सोल्जर बन जाता है। और 5वीं अवस्था में वह क्या बनता है? एक न्यायाधीश बन जाता है, अर्थात जज बन जाता है। और 6ठी अवस्था में वह क्या हो जाता है? एक बुद्धिमान व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बन जाता है। और 7वीं जो होती है वो लास्ट सीन होता है, यहां पर वह ओल्ड एज हो जाती है। अर्थात ये सातों जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार और इनका अलग अलग क्या रूप होता है। अब हम देखते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है। सेंट्रल आइडिया हम अपनी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। ये जो हम सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे ये बहुत ही सिंपली अपनी भाषा में लिखने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए याद करने में बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे पहली बात है द पोएम रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कविता डिस्क्राइब्स द स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, यानी व्यक्ति के जीवन की अवस्थाओं का वर्णन करती है। फ्रॉम इन्फेंसी टू द ओल्ड एज, यानी शैशवावस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक का वर्णन करती है। इन दिस पोएम, इस कविता में मैन्स लाइफ इज कंपेयर्ड टू ए प्ले, व्यक्ति का जो जीवन है वो एक नाटक से तुलना की गई है। यानी
इस कविता में व्यक्ति के जीवन की तुलना किससे की गई है? नाटक से की गई है। इन विच ए पर्सन प्लेज 7 डिफरेंट रोल्स, जिसमें एक व्यक्ति इस जीवन में 7 प्रकार के विभिन्न रोल अर्थात भूमिकाएं अदा करता है। मैन्स लाइफ इज ड्रामा एंड द वर्ल्ड इज ए स्टेज। व्यक्ति का जो जीवन है वो नाटक है, अर्थात संसार जो है वो स्टेज है। इस स्टेज पर खेलने के लिए जो स्त्री पुरुष जो है वो क्या है? प्लेयर्स हैं। क्या है? खिलाड़ी है। फर्स्ट देखिए, इसकी 7 अवस्थाएं, 7 अवस्थाएं, इसमें से 7 अवस्थाओं में से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर अवश्य दे पाएंगे। पहली बात है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज नाउन एज इन्फेंट। पोएम के अनुसार, कवि के अनुसार पहली अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है, इन विच ही इज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंस ऑन हिज नर्स। इस अवस्था में वह छोटा होता है और वह अपनी दाई मां के अधीन होता है, उस पर आश्रित होता है। इसका बस इतना ही समझना है। इन सेकंड स्टेज ही स्पेंड्स हिज लाइफ एज ए स्कूल बॉय। सेकंड स्टेज में वह एक विद्यार्थी जीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। इन विच हिज फेस शाइन्स लाइक मॉर्निंग टाइम, अर्थात उसका जो चेहरा है वो प्रभात की तरह खिलता है। इन दिस स्टेज ही डजंट लाइक टू गो टू स्कूल, और इस अवस्था में वह विद्यालय जाना भी नहीं चाहता है। थर्ड स्टेज द स्कूल बॉय बिकम्स अ यंग मैन, और तीसरी अवस्था में वही विद्यार्थी एक युवा बन जाता है, और हु अट्रैक्ट्स टू द ऑपोजिट सेक्स, जो कि विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होता है। और ही सिंग्स पैथेटिक लव सॉन्ग्स, और वह दर्द भरे प्रेम के गीत गाता है। ही राइट्स पोएम्स एंड बैलेड्स टू प्रेज ऑफ हिज बिलव्ड आईब्रोज, और वह अपनी प्रेमिका के आईब्रो अर्थात उसकी बाहों की प्रशंसा में वह गीत लिखता है और छोटे छोटे बिरे गीत भी गाना शुरू कर देता है। चौथी अवस्था, इन फोर्थ स्टेज ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए सोल्जर, और चौथी अवस्था में वह के सैनिक का महत्वपूर्ण रोल करता है। एट दिस स्टेज, इस अवस्था में ही बिहेव्स ऑलवेज वेरी ड्यूटली, इस अवस्था में वह थोड़ा अभद्र हो जाता है और अभद्र व्यवहार करता है। ही यूजेस हॉट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वह अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है। ही इज वेरी जीलस इन मैटर ऑफ ऑनर्स, वह सम्मान के मामले में वह बहुत ही ईर्ष्यालु होता है। ही इज ईगर टू गेट फेम एंड ऑनर, वह प्रसिद्धि और सम्मान पाने के लिए उत्सुक रहता है। ही वांट्स ग्लोरी एट एनी रिस्क इन हिज लाइफ, अर्थात जीवन में किसी भी रिस्क के बल पर वह सम्मान, यश प्राप्त करना चाहता है। इन फिफ्थ स्टेज, 5वीं अवस्था में देखिए, इन फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ द मैन एक्ट्स एज ए जज, और वह एक न्यायाधीश के रूप में काम करता है। 5वीं में अब वो निर्णय लेना शुरू कर देता है। एट द पॉइंट ऑफ दिस एज, इस उम्र के बिंदु पर ही इज सेटिस्फाइड, वह थोड़ा संतुष्ट होता है। बिकॉज ही हैज अचीव्ड अ लॉट, क्योंकि वह बहुत कुछ कमा चुका होता है, बहुत कुछ प्राप्त कर चुका होता है। नाउ ही हैज ए राउंड बेली, अब उस समय खा पी करके लंबा मोटा पेट हो जाता है। ग्रोस फैट, मोटापा बढ़ जाता है। रिसीव द केपान एज ब्राइब, और बड़ी बड़ी रिश्वतें प्राप्त करता है। एज ए जज, एक जज के रूप में ही इज प्रेजुडिस्ड, वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, पक्षपात लेना शुरू कर देता है। ही इज अ बोल्ड मैन, अब वो एक उबाऊ व्यक्ति बन जाता है। हु स्पीक्स वाइज एंड प्रेजेंट्स, हु स्पीक्स वाइज, जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करता है, और प्रेजेंट्स इंपोर्टेंट कोर्ट्स विद कॉमन स्टोरीज एंड कोर्ट केसेस, यानी वो कोर्ट केस में, न्यायालयों में और कहानियों और कहानियों से वो क्या करता है कि विभिन्न प्रकार की कथन वो प्रस्तुत करता है, अर्थात इस समय उसकी भाषा जो है वो परिपक्व हो जाती है। आगे देखिए, इन सिक्स्थ एज, 6ठी अवस्था में ही बिकम्स थिन कॉमिक फिगर वियरिंग स्लीपर्स, और 6ठी अवस्था में व्यक्ति कमजोर हो जाता है और उसकी चप्पलें पहनी हुई होती है, लूज ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए होते हैं, स्पेक्टेकल्स, नाक पर चश्मा होता है, एंड हैविंग ए पाउच ऑन हिज साइड, और आंखों के पास मांस लटक जाता है। द सॉक्स ऑफ हिज यूथफुल डेज, और उसके जवानी के जो मोजे हैं, सीम टू बिग फॉर हिज लेग्स, उसकी टांगों में बड़े हो जाते हैं, अर्थात वो भी ढीले हो जाते हैं। इन दिस एज हिज वॉइस थिन एंड वीक लाइक ए चाइल्ड, और इस अवस्था में, 6ठी अवस्था में व्यक्ति की आवाज बहुत ही कमजोर और एक बच्चे की तरह
हो जाती है। सेवंथ, शेक्सपियर, अब सातवीं देखिए, शेक्सपियर टेल्स डिस्क्राइबिंग द सेवंथ स्टेज, सातवीं अवस्था में बताता है दैट इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, ये मनुष्य की अंतिम अवस्था होती है। इट इज द लास्ट रोल ऑफ द ड्रामा, और इस नाटक का ये अंतिम भाग होता है, अंतिम भूमिका होती है। मैन्स लाइफ इज प्लेड द डिफरेंट रोल्स लाइक इन्फेंट, अब व्यक्ति क्या है कि विभिन्न प्रकार के रोल खेल चुका होता है, जैसे शिशु के रूप में, स्कूल बॉय के रूप में, प्रेमिक के रूप में, सोल्जर के रूप में, जज के रूप में और भी इत्यादि। नाउ ही हैज बिकम ओल्ड विच इज सेकंड चाइल्डहुड, और अब वह इतना बूढ़ा हो चुका है जिसे दूसरा बचपन कहा गया है। क्यों दूसरा बचपन क्यों कहा गया है? इन दिस स्टेज ही बिकम्स हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट लाइक ए चाइल्ड, अब इस समय वह बच्चे की तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है, इसलिए इसे सेकंड जो है चाइल्डहुड कहा गया है। व्हाई इट इज सेड सेकंड चाइल्डहुड? सेकंड चाइल्डहुड इसलिए कहा गया है, इन दिस स्टेज he becomes helpless and dependent like a child. He forgets everything of the past, यानी जीवन का जो भूतकाल का वो सब कुछ भूल जाता है। He loses teeth, वह दांत खो देता है, दृष्टि खो देता है, स्वाद खो देता है, and everything by this stage, इस स्टेज पर आकर के उसका जीवन का हर एक चीज है वो खो देता है। He departs from the world living everything here, और वह यहाँ पर हर चीज को छोड़ते हुए इस संसार से विदा हो जाता है, यहां से विदा हो जाता है। अब ये समय आ गया है, जैसे मान लो अपन ने पूरी कविता को पढ़ा, पूरी कविता को पढ़ने के बाद अब हमारा बनता है कि हमारे पास जो सवाल है उन सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। कुछ सवाल मैं आपको बता दूंगा, कुछ सवाल आपके लिए छोड़ दूंगा। तो देखिए अपन कौन कौन से सवाल है इसमें, कौन कौन से सवाल जो मोस्ट बनते हैं और परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके, Why does the poet compare the man's life to a play? कवि ने मनुष्य के जीवन को एक नाटक से क्यों कंपेयर किया है? The poet compares the man's life to a play. देखिए यहां से यहां तक तो वह हुआ गया है ना, सेम। अब आगे देखिए, बिकॉज, क्योंकि all the men and women takes birth and die in the world, संसार में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। वर्ल्ड इन द सेम वे लाइक ए प्ले, जिस प्रकार एक प्ले में जिस प्रकार आते हैं और उनकी एंट्रेस होता है और उसके एग्जिट हो जाता है। लाइक ए प्ले दे एंट्रेस एंड एग्जिट, और वो निकल जाते हैं। हाउ मेनी रोल्स डू ए मैन प्ले इन हिज लाइफ? व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भूमिकाएं अदा करता है? मैन plays 7 roles in his life. व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भूमिकाएं निभाता है? 7. What does a man do in his first stage? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? वो फर्स्ट स्टेज में वो होता है infant, यानी शिशु। The first stage he is an infant, इस शिशु होता है, who is dependent on his nurse, जो कि अपनी दवाई मां के ऊपर निर्भर रहता है। In this stage, इस अवस्था में he always mules and pukes in nurse arms, अर्थात अपनी धाय मां की गोद में रोता है और वह क्या करता है? उल्टियां करता रहता है। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में है, डज द स्कूल बॉय गो टू स्कूल हैप्पीली? क्या स्कूल बॉय जो है वो खुशी से स्कूल जाता है? इसका उत्तर आपको देना है। हाउ डज द स्कूल बॉय स्पेंड हिज लाइफ? स्कूल बॉय है वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, ये भी आपको लिखना है। हाउ डज द मैन स्पेंड हिज सेकंड स्टेज ऑफ हिज लाइफ? देखिए ये सेम ही उत्तर है इनका। सेकंड स्टेज क्या होता है? स्कूल बॉय का होता है, और स्कूल बॉय के रूप में ही लिखना है। मतलब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। विच सॉन्ग्स आर संग बाय ए लवर? यानी प्रेमी के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो आप इसमें एक उत्तर लिख दो, आप जैसे एक ही लिख दो ना, ये वोफुल बैलेड्स, ये आप लिख सकते हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं कि द लवर। देखिए ये प्रश्न आपको करने ही छठे तक। आगे देखिए, जैसे ये अपन पढ़ रहे थे, यहां पर वो फुल बैलेट्स जो है इतना लिख दोगे तो ठीक है। आगे है जैसे द लवर साइज लाइक ए फर्नेस,
अर्थात भट्टी की तरह आहें भरता है, एंड सिंग्स गाता है पैथेटिक सॉन्ग्स विरह के गीत इन प्रेज ऑफ हिज बिलव्ड आईब्रोज, अर्थात अपनी प्रेमिका के आईब्रो की प्रशंसा में वह विरह के गीत भी गाता है। इन विच स्टेज डज अ मैन प्ले द रोल ऑफ ए सोल्जर, सोल्जर की भूमिका कौन सी स्टेज में निभाता है? इन द फोर्थ स्टेज। कौन सी स्टेज है वो? फोर्थ स्टेज। ए मैन प्लेज द रोल ऑफ ए सोल्जर, सोल्जर की भूमिका निभाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है व्हाई इज ए सोल्जर रेडी टू डाई टू सीक ए बबल रेपुटेशन, अर्थात इस अवस्था में वह एक क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए वह मरने को भी क्यों तैयार रहता है? इसका उत्तर आपको लिखना है। हाउ डज द मैन सीम एट हिज सिक्स्थ स्टेज, छठी अवस्था में व्यक्ति कैसे प्रतीत होता है? छठी अवस्था जब होती है तो उसमें आदमी कैसे दिखता है, ये भी आपको लिखना है। वैसे तो मैंने सातों अवस्थाएं लिखी हुई, उसमें आपको उत्तर मिल जाएंगे। व्हाट डज द पोइट टेल अस अबाउट द जस्टिस, वह न्यायाधीश की भूमिका के बारे में वो क्या बताता है, वो आपको लिखना है। व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ द सिक्स्थ स्टेज ऑफ द मैन, जीवन की जो छठी अवस्था है उसकी क्या विशेषता है? छठी अवस्था में देखिए, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। छठी अवस्था में व्यक्ति कमजोर हो जाता है, अर्थात बूढ़ा हो जाता है, और उसकी आंखों के पास मांस लटक जाता है, और नाक पर अर्थात आंखों पे चश्मा होता है। इसके अलावा उसके जो मोजे होते हैं, वो जो जवानी में जो मोजे रखे थे वो भी अर्थात गीले हो जाते हैं, यानी उसकी आवाज है वो बच्चे की तरह हो जाती है, वह कमजोर हो जाता है, वह अर्थात डिपेंडेंट हो जाता है, आश्रित हो जाता है। व्हाट आर द स्पेशलिटीज, ये है। अब देखिए 13वां प्रश्न देखिए, द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज द सेकंड चाइल्डिश हाउ, कि जो अंतिम अवस्था होती है वो दूसरा बचपन होता है, कैसे? ये मैंने अभी पहले ही बताया था, क्योंकि दूसरा बचपन इसलिए होता है क्योंकि वह दूसरों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार बालक अपनी दाई मां के अधीन होता है, उसी प्रकार वह भी दूसरों के अधीन हो जाता है, स्वयं का काम नहीं कर पाता, इसलिए बुढ़ापा जो है वो सेकंड चाइल्डनेस के रूप में जाना जाता है। व्हाई डज द पोएट कंपेयर द लास्ट स्टेज ऑफ द मैन चाइल्डनेस, एक ही बात है ये दोनों में से, कि कवि ने अंतिम अवस्था को सेकंड बचपन क्यों कहा है, ये आप जैसे सातों जो है उसमें लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको एक फाइनल उत्तर तैयार करना है, अब हम देखें कि हमारे लिए एक ऐसा उत्तर तैयार हो जो इस कविता के लिए सारा का सारा शूट करता है, तो वो उत्तर देख लीजिए। वो उत्तर क्या है? वो उत्तर यह है कि द सेवन एजेस ऑफ मैन रिटन बाय शेक्सपियर, द पोएम इज ए मोनोलॉग टेकन फ्रॉम फेमस शेक्सपियरियन ए कॉमेडी एज यू लाइक इट, उसके द्वारा एक एकांतिका जो है जो प्रसिद्ध है शेक्सपियर की, एज यू लाइक इट में से ली गई है। इट इज स्पोकन बाय मेलेंसली जैकस। अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेज, यानी कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन है वो 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस और पेंटालून एंड ओल्ड स्टेज, ये 7 अवस्थाएं हैं, इसमें बांटा गया है। इट इज वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग्स रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। एंड मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट डे हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू स्टेज, अर्थात इसने कवि ने जो है वो इसे अर्थात संसार को एक रंगमंच के रूप में बताया है। यदि आप ये चाहें कि ये एक ही उत्तर लिखना है तो आप ये उत्तर भी तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकेंगे। और भी जो प्रश्न होंगे वो क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो अलग से बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।